एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम से बहुत अलग है। तो बेसिकली एक डिफरेंस बताएं अगर कनेडियन वर्क कल्चर और इंडियन वर्क कल्चर में, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या लगता है? I think Canadian work culture is far more professional. Like you've come to work, so you've come to work, right? And it's 9 to 5. Indian, it's not never 9 to 5. We all know this. लोग 11 बजे तक काम करते हैं और जो especially if you are in a higher position, you have more responsibility. The work never ends. ये एक बहुत ही beautiful thing है. If you follow things by the rule, it will give back to you tenfolds. पर अगर आप थोड़ी सी मतलब ओवर स्मार्टनेस करके यू वांट टू कट कॉर्नर्स देन यू विल गेट इनटू ट्रबल। एंड इसी लेवल आप जैसे आपका 1 कंप्लीट हो जाए, सो फॉर एग्जांपल इफ यू वर गेटिंग पेड द मिनिमम वेज व्हिच इज $15 or $15.50, then the government will pay you $4 extra if you are EC level 1, $6 extra if you're EC level 2. Like that they have a benchmark कि गवर्नमेंट भी उसमें चाह रही है कि इस चीज़ में लोग आए। कि जहाँ तक बच्चों की बात है, आई थिंक बच्चे आर द फ्यूचर, राइट? तो आई थिंक उनके ऊपर हम फोकस करें तो उनका वेलबींग, अगर उनका वेलबींग हम ठीक से कर रहे हैं तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? बिकॉज मतलब माफ़ी चाहूँगी बट जैसे इंडिया में तो हम भी छोटे थे, हमें भी 2-4 थप्पड़ पड़े हैं टीचर से, पर यहाँ पे जैसे आप नहीं कर सकते ऐसा, राइट? इट इज कंसिडर्ड ट्रॉमा दैट बच्चे को आप, इट्स कंसिडर्ड चाइल्ड अब्यूज। नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू शो मैपल टॉक्स। आज हम बात करेंगे प्रिया ढल जी से, जो कि एक लैंडेड इमिग्रेंट थे 2022 में, अब ये 2026 में सिटीज़न हैं एंड इनकी ड्रीम लाइफ इन कनाडा डिस्कस करते हैं। सो आज हम बैठे हैं मिसेस प्रिया ढल के साथ, जो बेसिकली दिल्ली इंडिया से बिलोंग करते हैं और 4 साल पहले ये कनाडा आए थे। अ कपल, 2 बच्चे, 8-10 बैग्स और सर्दी का मौसम और -50 और पता नहीं कहाँ रहना बेसिकली, राइट? एग्जैक्टली राइट। आगे सबसे पहले आपने होटल लिया होगा, राइट? 2-3 दिन वहाँ स्टे किया होगा तो जगह ढूंढी होगी। तो प्रिया से हम बेसिकली जानेंगे द स्टोरी ऑफ एन इमिग्रेंट इन कनाडा हु केम एज अ कपल विद 2 किड्स, राइट? और उन्होंने आके कनाडा में अपनी जगह बनाई, अपने लिए एक अच्छा घर क्रिएट किया, अपनी फैमिली बनाई यहाँ पर। और अभी प्रिया एक डे केयर चलाते हैं, एक लाइसेंस डे केयर, राइट? उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। तो हम प्रिया से जानेंगे कि वो सर्टिफिकेशंस आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना एक डे केयर बिजनेस फ्रॉम होम चला सकते हैं। तो वेलकम प्रिया, वेलकम टू शुभ मेपल टॉक्स। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अपने इट्स नाइस टू बी हियर। तो हर इमिग्रेंट का सपना होता है व्हेन हम लोग जब इंडिया में बैठते हैं तो हम लोग एक देखते हैं कि कैनेडियन लाइफ हमें बहुत डिफरेंट लगती है। अपार्ट फ्रॉम द चैलेंजेस जो हम यूजुअली सोच के चलते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अनप्लान्ड होती हैं जिनके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। सो आई थिंक हमारी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने पीआर होने के बाद भी आई थिंक 2 साल वेट किया, तो हमारे लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी थी। इंडिया से पीआर होने के बाद तो बेसिकली आप इंडिया में पहले आपने परमानेंट रेजिडेंसी ले ली थी, उसके बाद आपने 2 साल यहाँ कनाडा आने का वेट किया, राइट? बिकॉज उस टाइम कोविड था तो एवरीथिंग वाज ऑन हॉल्ट। तो हम लोग SINP के थ्रू आए थे। तो फाइनली जब हम लोग आए 2022 में, आई स्टिल रिमेम्बर 1 फरवरी को हम लैंड हुए एंड आई थिंक उसके एक दिन पहले all the flights were cancelled because I think it was -48 to 50 का storm आया था। तो हम prepared होने के बावजूद भी उस चीज़ को जब आप असल में जब देखते हैं और फेस करते हैं, लाइक यू नो आपने अच्छे बूट्स पहने हैं फिर भी आप स्लाइड कर रहे हैं, तो मतलब एक ह्यूमन के लिए बेसिक चीज़ की मतलब आप चल भी नहीं पा रहे हैं, वो एक बहुत ही यूनिक, आई थिंक अब हम उस पर हंस सकते हैं बट उस सिचुएशन में जिसको बोलते हैं बिल्कुल बैंड बज गई थी हमारी। ऐसा हो सकता है कि जैसे इंडिया में तो मनाली जाके बंदा कहता है कि स्नो है, राइट? और क्या इंडिया में बैठ के सोचता है कनाडा में कितनी स्नो हो गई है, राइट? क्योंकि आप जब आए तो आप एक्साइटेड हो तो आप एक एनर्जी मोड में जाके आप कर भी लोगे, -40 में बाहर निकल भी जाओगे। जैसे सिम लेने मेरे हस्बैंड गए, वापस आए तो उनकी आईलैशेस फ्रीज थे क्योंकि हमारे पास गियर नहीं, राइट? आप फोन चला रहे हो बाहर तो आपकी फिंगर टिप्स गेट फ्रोजन। सो ये मैंने एक कैब ड्राइवर से भी उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने सुबह अपनी गाड़ी को टच कर लिया विदाउट ग्लव्स
उनके टिप्स से स्किन उतर गई. सो ये एक बहुत एक्सट्रीम चीज़ है जो हम शायद ही कोई बताएगा आपको, राइट? बट इट्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. हमने ये चॉइस ली ऑफ कोर्स. तो आई थिंक मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी हाउ पर्सनली ग्रूलिंग इट वॉज. कि मेरी बेटी आई थिंक 3 साल की थी, बड़ी बेटी 6 साल की थी. तो उनको संभालना, खुद को संभालना, उनको रिलैक्स करना, साथ में जब आप खुद अनप्रिपेयर्ड हो उस चीज़ को हैंडल करना, इट वॉज अ वेरी टफ टाइम. तो हम किसी को नहीं जानते थे सास्केटून में. देयर आर पीपल जिनको आप पहले से जानते हो, तो एक आपके लिए यू नो एक कुशन मिल जाता है. हमारे पास नहीं था, तो किसी से पूछना, स्ट्रेंजर से, वो भी एक लग रहा था कि किसको पूछें, क्या करें. तो हम लोग ने एयरबीएनबी बुक किया था फॉर द फर्स्ट वीक. बट हमारे साथ वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था. मैं ये सब व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगी कि इट प्लीज बी कॉशियस, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली एयरबीएनबी के बिजनेस में अब बहुत ऐसे लोग हैं हु आर नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली. सो वो जो लेडी थी, उन्होंने हमसे चैट करना शुरू किया, तो उनसे हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो पाया. तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने एक जगह बुक कर रखी थी, हमको होटल लेना पड़ा. तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट 4 रातें हमने वी स्पेंड लाइक $400-500 ऑन दैट डिस्पाइट हैविंग बुक्ड एन एयरबीएनबी. एयरबीएनबी बुक किया हुआ था, राइट, आप उस एयरबीएनबी में जा नहीं पाए. नहीं, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हो पाया. बिकॉज कोड एक्सेस वो हमें देंगी तब तो हम घुसेंगे. तो हम जो प्रॉपर्टी के बाहर खड़े हुए हैं, तो वो हमको मूव करती जा रही थी. तो जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो शी वाज लाइक नहीं, वो वाला नहीं, अब हम वहाँ जैसे पीपल हु हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज हियर. So that was highly unprofessional, not a good experience. But I would like to really commend the Airbnb team. उन्होंने सारे पैसे हमें रिफंड किए because they realized कि, और उन जो लेडी थी उनको भी फ्लैग किया गया कि this was not a professional thing to do. So although things did work out, but वो first झटका is enough आपको हिला देने के लिए. 4-5 घंटे तो पता ही नहीं कि रहना कहाँ है. और आपकी फैमिली से भी हम ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली हमें था कि जाते ही हम फंस गए तो फिर फैमिली को भी टेंशन होगी. सो वी हैंडल्ड दैट. एंड आई थिंक फिर हमने जो रेंट पे अपार्टमेंट लिया, दैट वाज, चलो वहाँ से चीज़ें स्मूथ हुई. एंड धीरे धीरे आप थोड़ा अपने आप को संभालते हो, थोड़ा गिरते हो, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ इन कैनेडा. सो वो एक इंटरेस्टिंग था हमारे लिए. तो 2022 में आप आए, अब 2026 फरवरी 1 है आज, राइट? तो एग्जैक्टली 4 years. यस. सो यस और नो, आपका डिसीजन आपको कैसा लगा आने का? डेफिनेटली यस. अ गुड डिसीजन टू मेक. क्योंकि आई थिंक देसी लोग चैलेंजेस से तो नहीं डरते. आई थिंक हम लोग बिल्ड फॉर चैलेंजेस हैं, बिल्ड फॉर जुगाड़ है कि भाई जुगाड़ करके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे. यही थॉट प्रोसेस था. वरना आप देखोगे तो जैसे मेरे हस्बैंड की बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली है, वो सब छोड़ के यहाँ आना फॉर अ न्यू एडवेंचर, इट इज, सम विल से इट्स अ फुलिश चॉइस, बट टू ईच हिज ओन, आई गेस. तो यहाँ पे मैं कहूँगी अगर आपको पैसा कमाना है, फेम कमाना है, तो इट्स नॉट द प्लेस, स्पेशली Saskatoon. If you want a good quality of life, a smooth, quiet, slow life, then I think this is the place to be. तो प्रिया जी, अभी आप रिसेंटली इंडिया भी होके आए हो, अभी 4 साल बाद ही गए थे शायद आप, है ना? तो वो आपका वापस आके क्या एक्सपीरियंस था और उधर जाके आपने क्या चैलेंजेस दोबारा फेस किए हैं? कि फर्स्टली आई थिंक क्या होता है यहाँ की कदर थोड़ी हुई, क्योंकि the AQI in Delhi was 341 when I went. और यहाँ पे 2% में ही बोल देते हैं कि एग्जैक्टली. तो निकलते ही बाहर जैसे आपको वो स्मोक हिट करती है. आई थिंक थोड़ी दिन बाद क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं तो बॉडी गॉट यूज्ड टू इट, बट दैट फर्स्ट मोमेंट वाज ओह माय गॉड, बिकॉज हमें याद है जो बचपन में दिल्ली दिवाली के नेक्स्ट दिन जो धुआं होता था वैसा हाल था. तो इट वाज बैड. दैट वाज द ओनली थिंग. बाकी ऑफ कोर्स फैमिली से मिलना एंड फ्रेंड्स से कैच अप करना, दैट वाज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. क्योंकि एज वी ऑल नो, लाइफ इन कैनेडा कैन बी लिटिल एलियनेटिंग, आइसोलेटिंग. अगर आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है अच्छा, तो थोड़ा सा लग सकता है आपको डिप्रेसिंग. सो वो तो डेफिनेटली वेलकम चेंज था. और वापस आके मैं कहूँगी बहुत जल्दी हम रूटीन में आ गए, यूजुअल जो होता है. एंड
जो मैं मिस कर रही हूँ आई थिंक द पीपल अराउंड, क्योंकि अब आप लाइक वी आर इन द सेम हाउस, तो अब आसपास कोई है नहीं। वहाँ पे घर में 6 लोग घूम रहे हैं, घंटी बज रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो रौनक है एक थोड़ी, दैट इज डिफरेंट। बट आई थिंक हर जगह का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। फ्रेंड्स एंड रिश्तेदारों के क्या फनी क्वेश्चंस थे आपको? I think mostly friends, family were happy to see us after so long. बाकी दिल्ली वाले तो यही बोल रहे थे कि वापस मत आना बिकॉज एयर क्वालिटी, महंगाई, मैंने महंगाई का बहुत, हमें कनाडा में बैठ के लगता है कि अरे ये $10 का है, ये $20 का है, तो वहाँ पे भी कुछ सस्ता नहीं है। तो मतलब बहुत सिंपल सा एक मजाकिया वो है, मैं शेयर करना चाहूँगी। जब हम गए थे मैकडोनल्ड्स, क्योंकि बच्चे हैं तो उन्होंने तो जाना ही है, तो मैकपफ $20 का होता था, वो 47 का है। अच्छा। बर्गर एक जो 100 के नीचे होता था, अब वो 150-200 का है। तो it hit us definitely. Things are not very easy over there also. तो जो वहाँ कमा रहा है, जो फ्रेंड्स वहाँ कमा रहे हैं, they also say कि भाई education, like school fees are so high. यहाँ पे हम एटलीस्ट 12th तक बच्चे फ्री जा रहे हैं। सो वो बहुत एक बड़ा मुझे डिफरेंस लगा। तो कहते हैं ना कि लाइक जो अपनी झोली में है उसको संभाल के रखो, बाकी आई थिंक ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड फॉर देम ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो। फैमिली, हमें भी लग रहा है कि अरे यहाँ अच्छा है, उनको लग रहा होगा अरे वहाँ उनका अच्छा है, हो रहा है। तो हर जगह कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, राइट? यहाँ के भी कुछ Absolutely. पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, वहाँ के भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं। All the glitters are not gold. All the glitters are not gold. Yeah. That's इज right. नॉट गोल्ड। सही बात, सही बात है। तो दिल्ली की बात करते हैं थोड़ी सी, राइट? आपके बैकग्राउंड की, आप दिल्ली में ही आपका born and brought up? Yeah, I'm born and brought up in Delhi, so I was always in the education field. तो मेरा टारगेट यही था कि जब हम यहाँ आए तो मैं थोड़ा कुछ एजुकेशन फील्ड में कर सकती हूँ। एंड आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मुझे आते ही एक स्कूल में प्राइवेट ट्यूटर की जॉब मिली। So I was offered $35 at that point of time, which is a fairly good enough. Decent, right? Yeah. So because of my experience there and because of my education in the in Delhi, but within 3 months I was fired. तो ये भी एक झटका था कि जिंदगी में कभी like I've always been like top of the class kind of academically inclined person. तो मेरे लिए बहुत झटका था। बट ये है कि कैनेडियन वर्क कल्चर वाकई समझने में आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मैंने रश किया अपने आप को, तो वो थोड़ा सा मुझे भारी पड़ा, क्योंकि डेफिनेटली जॉब में सिक्योरिटी है, बट अगर कुछ बड़ा करना है तो फिर रिस्क भी लेना ज़रूरी है। तो आई थिंक द प्रॉब्लम वाज कि कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम से बहुत अलग है। तो हमारे यहाँ तो लाइक इट इज लाइक टीचर इज सीन एज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, सो यू कैन नॉट क्वेश्चन। यहाँ पे शी इज जस्ट अनदर ह्यूमन, राइट? देयर इज स्कोप फॉर एरर। सो दैट वाज रिवीलिंग फॉर मी कि आप जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि ओके मे बी यू आर अर्निंग अ लॉट इन दिल्ली और इन इंडिया, आप MBO, आप टॉप नॉच हो, पर हो सकता है वो यहाँ पे उनके लिए ट्रांसलेट ना हो। All your Canadian, like all your Indian experience, your Indian qualifications, even things of merit. जैसे वहाँ पे मैंने नेट क्लियर करके मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी, which is a big deal there. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना is a big deal. यहाँ पे उसकी कोई कीमत नहीं है। It's like okay, it's just another job, right? यहाँ पे उसको अगर तुमने ट्रांसलेट नहीं किया, अपने आप को स्किल्स को अपडेट नहीं किया, तो आप नहीं फिर टिक पाओगे। So that was a learning experience for sure. तो बेसिकली एक डिफरेंस बताएं अगर कैनेडियन वर्क कल्चर और इंडियन वर्क कल्चर में, तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या लगा? I think एंड बच्चों की स्टडी में भी क्या डिफरेंस आता है? Right, I उनके think- क्या क्वेश्चंस थे आपको? good question. I think Canadian work culture is far more professional. Like you've come to work, so you've come to work, right? And it's 9 to 5. Indian, it's not never 9 to 5. We all know this. लोग 11 बजे तक काम करते हैं, और जो especially if you are in a higher position, you have more responsibilities. The work never ends. So एक तरीके से वो अच्छा है। और Canadian work culture में ये कहती हूँ कि I think it's more focused. It's more like
एवरीबडी, जो मुझे बहुत अनोइंग भी लगा एट टाइम्स, आप एक कॉल सेंटर में फोन कर लो बैंक के, ओ ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हम आपको ट्रांसफर करेंगे। और वही आप इंडिया में किसी पीएन के पास चले जाओ, बैंक वाले, वो आपको A to Z फॉर्म बता देगा कि भाई ये करवाना है तो इसके पास चले जाओ, वो कराना है तो इसके पास चले जाओ। तो आई थिंक हर जगह का अपना मजा है, बिकॉज वहाँ पे हम लोग को वो एक अच्छा लगा, किसी से काम कराना है तो ऑब्वियसली पिक द लोअर पर्सन एंड जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट। यहाँ पे हर चीज का इट्स वेरी यू नो स्ट्रीमलाइंड। दिस इज माई डिपार्टमेंट, ओनली दिस इज माई जॉब, beyond this I will not do anything, and they will just transfer you to another person. तो वो लिमिटिंग भी है और एक तरीके से अच्छा भी है, लाइक व्हाई शुड यू टेक प्रेशर फॉर समथिंग एल्स। सो और जैसा आपने क्वेश्चन पूछा अबाउट द एजुकेशन, अब मैं देख रही हूँ चेंज आ रहा है इंडियन सिस्टम में, वरना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमें याद है CBSE यूज्ड टू बी लाइक बुक्स बुक्स बुक्स, रटा रटा रटा, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। अब वो चेंज हो रहा है कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है कि भाई थिंक ऑन योर ओन स्मार्ट टर्म्स, क्लासेस, राइट? एंड या स्मार्ट क्लासेस, IB करिकुलम, दे आर ऑल थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, एंड वो एक वेलकम चेंज है, बट आई थिंक उसमें चैलेंजेस भी हैं, अब स्किल्स पे काफी काम होने लगा है इंडिया में स्कूल्स में, राइट? एंड अब वो चैलेंजिंग इसलिए भी है मैं कहूँगी क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इज नॉट होमोजीनियस, कि एक क्लास में एक बच्चा शायद कोई दूध वाले का बेटा है, कोई शायद एक मिलियनर का बच्चा है। सो यू नो इंक्लूजन के नाम पे अगर आप लोअर सेक्टर के बच्चों को भी ला रहे हो तो उनको कैसे अपडेट कर दोगे? जिसके घर में मे बी लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, हाउ विल ही डू द सेम थिंग्स विच द अदर्स आर डूइंग? या उस बच्चे के पास मान लो एक पेरेंट या एक ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है कि जिसको इंग्लिश आती है, जो उसको बता दे कि भाई आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हो, right? So not everybody can afford tuitions or whatever. So it's a big topic for debate or discussion कि whether that is the right way to go or not. मैं आपको ट्यूशन का पूछना चाहता हूँ, एज यू बीन अ टीचर, राइट? सो आपके लिए ट्यूशन क्या सही है? मतलब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं फिर वो जाके ट्यूशन भी ले रहे हैं, तो इज इट अ गुड थिंग टू डू और इज इट नॉट? I am not really inclined towards tuitions, at least in the younger classes. I don't think a child needs that much. Yes, if you're going for specialized, let's say you're preparing for competitive exams like IIT, UGC NET, right. IIT or whatever, then you do need, because it's a different ball game, right? But मैं जैसे जब देखती हूँ कि किसी ने मुझे मजाक में बोला कि यहाँ के बच्चे जो यहाँ पले बड़े हैं, Indians also, they go back, they're like, tuition क्या है? They don't know. Right. And I think that's a blessing that they don't know what is a tuition. That's right. हमें Right? 10वीं पास करने के लिए भी ट्यूशन Right. डाल दिया गया था, right? Absolutely. बोर्डिंग और स्कूल, एब्सोल्युटली। और अब ये लगता है मुझे कि बच्चा बेचारा सुबह 7 से 2-3 बजे तक पढ़ रहा है, उसके घर आ रहा है, फिर 2 घंटे ट्यूशन जा रहा है, Right. तो वेयर इज द चाइल्ड्स टाइम फॉर देमसेल्व्स? द वन यूनिक थिंग व्हिच आई लाइक अबाउट कैनेडियन सिस्टम इज दैट a child is also treated as a individual human being. Right. So he has his rights. This is like his time to decompress and give that space, that break. You know, तो यहाँ पे बच्चे after school they are actually doing extracurricular activities. Right. So if they are going for dance, they're going for soccer. So that's actually training them in other ways. ड्राइविंग भी यहाँ पे हाई स्कूल में ही सिखा देते हैं ना Right. So I think they focus towards making the child into a contributing member of the society. And I think India में बहुत protected environment है. अब शायद different हो रहा है because people are doing startups at 18, at 20. They're trying to earn their own income and whatever. But I think I remember हम 20-25 साल की उम्र तक भी like हमारे parents ही, जब तक तुम्हारी job नहीं लगी, they are providing for you. 25 तक तो हम पढ़ ही रहे होते हैं। Right, right. और यहाँ पे like 18 के बाद you're like you're on your own. They will definitely, parents will help and support, but it's not the same safety net that we had. तो वापस कनाडा में आते हैं, राइट? तो आप कनाडा आए, पहले आप 10-12 दिन होटल में रुके, फिर आपने अपने लिए एक अपार्टमेंट लिया, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, वहाँ से अपनी लाइफ स्टार्ट की, राइट? Right. फर्नीचर की बात करते हैं, एक एज अ वुमेन, एज Yeah. समवन जिसके इंडिया में एक एस्टेब्लिश्ड घर था, सब कुछ Right. अच्छा था, राइट? Right. तो आते ही फर्नीचर था घर में, नहीं था, क्या कैसा हुआ था? नहीं, we've also gone through the same thing कि अटैची को हमने टेबल की तरह यूज किया है तो, और यू नो लाइक यूजिंग कंबल वगैरह को एक के ऊपर एक डाल के हमने गद्दा बनाया है. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल एंड
I think you shouldn't shame away from them. It was actually fun for my kids because Right. it was like a game for them. Yeah, You know, खाली घर, they're कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, right? Right. So, and I think I was very proactive कि मैंने आते ही वही Facebook Marketplace पे ढूंढना शुरू किया. I still have the same couch which I got for free. So यहाँ पे वो pressure नहीं है जो I think इंडिया में है कि people judging you by the car you drive, by the kind of furniture you have in your house or whatever. Nobody gives, you know, a damn कि भाई हमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. It's your own. I still have the same mattress which we bought then. So I think it's more about practicality here rather than aesthetics कि मेरा घर ऐसा लगना चाहिए. You know, house is not like a showroom. It's just like meant to be lived in. Right. So I've been to my friends' houses जिन्होंने like मतलब आप घुसोगे तो as मेरे को थोड़ा सा है cleaning का काफी OCD है कि भाई मतलब उनके घर में फैला हुआ है सब कुछ. They're like we have 2 kids, 3 kids, a dog. We don't care. पड़ी हुई हैं चीजें तो पड़ी हुई हैं. तो उस हिसाब से जजमेंट नहीं है जैसा इंडिया में है, स्पेशली अपर मिडिल क्लास में ऑफ कोर्स. तो प्रिया जी, आपने आपकी यहाँ पे अच्छी खासी जॉब भी चल रही थी, तो आपने डे केयर में कैसे स्विच किया? तो एक्चुअली शुरू से मेरे हस्बैंड और मेरा ये था कि यहाँ पे लोग आते ही यू नो दे गो इनटू द हसल कि भाई रैट रेस में लग जाते हैं कि घर भी लेना है, ये भी करना है, वो भी करना है. तो भाई वाइफ इज़ वर्किंग 9 to 5, हस्बैंड इज़ वर्किंग 7 to 7 in the morning. तो फिर हमें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी. तो हमने थोड़ी चीज़ें सैक्रिफाइस की कि नहीं हम एटलीस्ट बच्चों को वो टाइम दे सकें. एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट because money is here today, not here. Your kids' childhood will only be with you once. So I think I would like to suggest give time to your kids if you're coming with kids. I think majority of people middle-aged who are coming for their kids. Right. So if you are doing it for them, they should also understand कि आप उनको time दे पाओ. अगर उन्हीं को time नहीं दे पा रहे तो फायदा नहीं है. तो I think हम जॉब में देख रहे थे कि सुबह 7:30 से आप लगे हो. पहले आई एम ड्रॉपिंग ऑफ माई यंगर डॉटर का स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था, उसको डे केयर भेज रहे हैं. तो बड़ी वाली को बिफोर स्कूल केयर भेज रहे हैं. फिर मैं अपने हस्बैंड को ड्रॉप करके फिर मैं काम पे जा रही हूँ. फिर बैक इन द इवनिंग आप 5 बजे तक घर आते हो. देन इट्स जस्ट लाइक इनफ टाइम फॉर डिनर एंड देन जस्ट रैप अप. सो आई वाज लाइक इज दिस द काइंड ऑफ लाइफ वी वांट टू लिव. सो इसीलिए वहाँ से हमने स्विच किया कि अगर एजुकेशन फील्ड में ही हम, और मुझे ये भी लगा था कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई डॉटर्स डे केयर. तो मैंने कहा यार अभी वो इतनी छोटी है तो दिस इज़ द टाइम मैं उसको दे सकती हूँ टाइम एंड शी विल रिमेंबर दिस. तो इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं अपना डे केयर खोलूँ तो आई एम यूजिंग द स्किल्स दैट आई हैव एज एन एजुकेटर एंड ऑल्सो मतलब एक तीर में 2 निशाने कि बच्चे को टाइम भी दे पा रहे हैं. यू नो, तो आई लाइक बीइंग एबल टू गो फॉर माय किड्स PTMs एंड go and pick them up from school, drop them to school. It's a very small thing, but I think it makes a difference. तो ये decision major था कि भाई अगर मैं ये कर सकती हूँ. तो हमने actually experiment किया था कि building के जितने बच्चे हैं उनको बुला के देखें. तो obviously जब हमने देखा कि interest है, लोग demand है इसकी, तो और actually जब हम आए थे तब इतने डे केयर्स थे भी नहीं. हमें भी बड़ी मुश्किल से मिला था डे केयर. तो अब तो खैर आई थिंक गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट. काफी डे केयर्स बन रहे हैं, लाइसेंस हो रहे हैं. या आई थिंक इसकी ये मेरे को लगा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एज एन इन्वेस्टमेंट देयर इज नॉट मच दैट यू हैव टू डू. अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और वो सर्टिफिकेशंस हैं तो आपको सिर्फ बच्चे को अपने लाइक इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. बट जैसे मैंने बिल्डिंग में ही जिनके पास जो टॉयज थे जो मेरे पास थे उसी से स्टार्ट किया. तो बच्चे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एज लॉन्ग एज आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो. तो आई थिंक जब 2-3 बच्चे हो गए तब हमें लगा कि अगर हम बड़ी स्पेस में प्रॉपरली यू नो इन्वायरमेंट बना के अगर इसको करें तो ये एक अच्छा हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है एज अ इनकम, एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. दैट्स व्हेन वी मूव टू अ बिगर हाउस. वो हमने रेंट पे ही लिया. बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन क्योंकि हम 1 साल हमने अनलाइसेंस चलाया एंड पेपर वर्क किया, लाइसेंसिंग करवाई और उसके बाद आई थिंक अभी दिस इज माय 3rd year रनिंग. सो इट्स बिन अ रोलर कोस्टर बट इट्स बिन अ गुड जर्नी.
So डे केयर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं इन कनाडा सस्कैचुअन, राइट? एक लाइसेंस्ड, एक अनलाइसेंस्ड, राइट? तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सबसे मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? So licensed and unlicensed is a good question that basically government is more involved in a licensed daycare and they already have a preordained list of things and rules which you have to follow. Because आप समझेंगे जैसे आपको फंडिंग अगर गवर्नमेंट से मिल रही है तो गवर्नमेंट का पूरा हक है आपसे पूछने का कि where is this money being used, are you following the things. And Saskatchewan गवर्नमेंट के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि आपको एक कंसल्टेंट दिया जाएगा who becomes the mediator between you and the government. So and the same thing, parents can also contact them if they have any issues or anything. So उनका काम ये है कि आपको आपके ऊपर एक निगरानी रखना कि सब कुछ आप बाय रूल फॉलो कर रहे हैं. और ये मैं बताना चाहूँगी कि कनाडा का ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है. इफ़ यू फॉलो थिंग्स बाय द रूल इट विल गिव बैक टू यू 10 folds. पर अगर आप थोड़ी सी मतलब ओवर स्मार्टनेस करके यू वांट टू कट कॉर्नर्स देन यू विल गेट इनटू ट्रबल. Because I just like to share, there was, I will not take names, but there was a daycare near our house also which was licensed. उस टाइम पे हम unlicensed थे. तो उनके यहाँ पे थोड़ा cleanliness hygiene का issue था. They didn't maintain things and also screen time, बहुत ज़्यादा screen time था. So I think वहाँ पे 2-3 complaints गए. और कनाडा का अच्छा पार्ट ये कि कोई भी parent complain करेगा बच्चों को लेके things are taken very seriously and they move very fast. So they lost their license because of these things. Okay. So if anybody wants to open their daycare, I would say just stick to the rules. And the rules are not that difficult to follow. वो basic है कि आप over ratio नहीं जाएंगे. So मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि unlicensed daycare में भी आप 8 से ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते. And it's dependent on per square footage of your house or your area designated for the daycare. Again, there are two kinds of licensed daycares as well. One is a family home and one is a group home. So family home allows for 8 kids and the group home allows for 12 kids. So 12 is the maximum, you cap it at that. And within that also you have to understand कि ये नहीं कि आपने सारे छोटे बच्चे रख लिए या सारे बड़े बच्चे रख लिए. गवर्नमेंट का एक पूरा चार्ट होता है कि अगर आपके 2 इन्फेंट्स हैं तो 3 प्री स्कूलर टॉडलर्स होंगे और 4 स्कूल एज्ड होंगे. और आपके खुद के बच्चे भी इस प्रोपोर्शन में काउंट किए जाते हैं टिल द टाइम दे डोंट टर्न 10. So these are the basic rules which you have to follow. Anyone living in your house, including you, should have a police verification done, which is very important. Also, the person who is running the daycare should be in the daycare for at least 85% of the time. कि ये नहीं कि आपने assistant रख लिया और आप बाहर कोई और job कर रहे हो. That is something which is not great. Again, at the same time, hygiene or cleanliness को लेके they have a lot of rules. Like अगर आप छोटा बच्चा है diapers change कर रहे हो तो what should be the steps? अगर मान लीजिए बच्चे ने उल्टी कर दी या उसको ब्लीडिंग हुई, you have to inform your consultant, you have to inform the parents. So everything is very clearly outlined in when you apply for a license. वो आपको पूरा एक मैनुअल देते हैं. So उसमें हर चीज़ बहुत ही meticulously डिफाइन की हुई है. So it's easy to follow that. मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे इंडिया में आंगनवाड़ी सिस्टम आंगनबाड़ी होते हैं है ना, ऐसा कुछ, तो इसमें मील्स का क्या रहता है? वो भी गवर्नमेंट की साइड से आती है? नहीं, मील्स आपकी तरफ से आएंगी. बट गुड क्वेश्चन, क्योंकि मील्स के लिए आपको न्यूट्रिशनल ग्रांट दिया जाता है. बिकॉज वी ऑल नो ग्रोसरी प्राइसेस आर सो हाई. सो द गवर्नमेंट ट्राइज टू हेल्प यू इन दैट कि अगर आपके पास 10 स्पेसेस हैं तो $800 मंथली आपको दिया जाएगा. सो पर स्पेस दे एलोकेट सम अमाउंट ऑफ मनी एंड अगेन दे हैव स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस. जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक मेन्यू जो आपका होता है वो प्री प्लान्ड एक मेन्यू होना चाहिए. वो अप्रूव किया जाता है कंसल्टेंट से कि हर एक फूड ग्रुप आपका, जैसे लंच में यू आर सपोज टू गिव 2 snacks and 1 lunch. सो आपके लंच में 4 फूड ग्रुप्स आने चाहिए. दैट इज योर कार्ब्स, योर प्रोटीन्स, योर फ्रूट्स एंड योर वेजिटेबल्स, एंड ऑफ कोर्स मिल्क. विद एवरी मील यू आर सपोज टू सर्व मिल्क एंड वाटर. Unless the child is lactose intolerant, so we have to be very careful about allergies also, because that is a big thing here. So whenever we have a new kid, we always ask
कि what are the allergies, what do we have to think, and if there are any special requirements for any kind of food to be supplied, that is to be done by the parent. So the government does help you in this by giving you the nutritional grant, which is the same for the family home or for the group home. अब दो टाइप के डेकेज है, एक अनलाइसेंस्ड है, एक लाइसेंस्ड है, राइट? जो बेसिकली अगर हम लाइसेंस की बात करें तो डेट इज हाईली रेगुलेटेड एंड हाईली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट? गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, आई थिंक पेरेंट्स को भी हेल्प करती है. पेरेंट्स डोंट हैव टू पे द फुल अमाउंट फॉर द चिल्ड्रन, राइट? So for example, if your fees is $1,000, so whether it's $1,000 or $900, उसमें से the majority is being paid by the government to you, and the parents will only pay 217.50 monthly. Okay. So the rest is being paid by the government. Okay. And once the child reaches the age of 6, then they are not covered by the government. Okay. Then they have to pay the full amount to the daycare director or the owner. Okay. तो बेसिकली बच्चा अगर 6 साल से अंडर है तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, बट 6 से ऊपर के बच्चों को सब्सिडाइज नहीं किया जाता. बिकॉज 6 के ऊपर बच्चा ग्रेड 1 में आ जाता है तो आधा दिन तो वो स्कूल में है, राइट? ओके. बट अगर बच्चा आधे दिन के लिए भी आपके डे केयर में आ रहा है, सो दे हैव टू पे द फुल अमाउंट? No, they will negotiate with the daycare owner. Everybody has their own fee structure. Okay. So it could be like a casual drop-in that भैया हफ्ते में 2 दिन आएगा. Okay. So maybe if my daily rate is like $50, so they'll have to pay the whole $50. If my daily rate is $55 for let's say a toddler, उसमें से the parent will only pay $10 if they are under the age of 6. But is it still regulated? Like उनको भी nutritional value सब उतना ही करना पड़ेगा? Yes. Okay. Rules remains the same. The only thing is that you have the freedom to decide your own fees, because जैसे स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं मोस्टली इसलिए कम ही आते हैं डे केयर में. बट समर इज बिजी फॉर अस. लाइक फॉर एग्जाम्पल जब वो समर वेकेशंस होते हैं तो मान लीजिए वो बच्चे से 2 महीने के लिए आ रहा है, राइट? बट ही इज कमिंग एवरी डे. सो इट्स जस्टिफाइड दैट आई आस्क फॉर लेट्स से 600 और समथिंग फॉर पर मंथ. उसमें बच्चे को सेम चीज मील्स भी मिलेंगे, उसको बाकी चीजें सेम रहेंगी. अगर हम अनलाइसेंस्ड की बात करें, है ना, अगर लाइसेंस्ड है तुम्हारा तो जिसने भी लाइसेंस बनवाया उसको एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए, राइट? उसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसको एक सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी ECE लेवल 1, देन यू गेट सर्टिफाइड, राइट? और अगर आप अनलाइसेंस्ड हैं तो आपको किसी टाइप की कोई सर्टिफिकेशन? नो, यू डू नीड ECE लेवल 1. Still if it's unlicensed, you still need some sort of certification and education. You may not be penalized, like nobody will come to your house and say, oh, you can't do this. Okay. But it is recommended that you have at least ECE level 1. After that, it's your wish. And इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि if you're working for a daycare, for example, if I'm the owner of the daycare, I need minimum ECE level 1. और जो मेरा assistant है, that person is not required to have a ECE level 1. They can just be like a normal person, but mandatory है आपका police verification. That is very important. और recommended होता है first aid CPR का कोर्स भी आपको किया होना चाहिए. एंड जो इंडिया से एडमिशन ले रहे हैं इसमें उनको उनके लॉयर्स रेकमेंड करते हैं ये कोर्स ले लो, इसमें PR भी है ये अभी. यस, गवर्नमेंट ने चेंज किया है दैट ECE has become very highly coveted because if you want PR then it is the way to go through. Yeah. So we are seeing a increase in people who are pursuing ECE. अच्छा, ये भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको ECE लेवल 1 नहीं है, राइट, और आप एक लाइसेंस देकर के लिए काम करते हो, आपका जो लाइसेंस देके चला रहा है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है इन दिस सेंस कि आप ECE लेवल 1 का फी दे दो. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स $3,000-4,000, once you complete it and get the certificate, your employer will submit it to the government and that will be reimbursed. So in a way that's very nice क्योंकि आपको सर्टिफिकेशन भी मिल गया, आपको जॉब भी मिल रही है साथ में, and then you can definitely apply for PR. Directly the daycare owner cannot sponsor you of course, but in this way they can help. So basically हम कनाडा की बात करें इस टाइम तो कनाडा में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का जो ऑक्यूपेशन है वो इन डिमांड है. Yes. राइट. और सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक में भी आई बिलीव ECE का 2 साल का एक प्रोग्राम है. राइट. अगर आप 2 साल का प्रोग्राम कर लेते हैं तो आपको वर्क परमिट भी मिलेगा क्योंकि अब सर्टेन एजुकेशन स्पेसिफिकेशंस में ही आपको वर्क परमिट मिल रहा है. नॉट एवरीबॉडी इज गेटिंग द वर्क परमिट, राइट? और उसमें आपके लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी ऑप्शंस अच्छे हैं बिकॉज इस मार्केट में जॉब्स है. इट्स अ सॉर्ट आफ्टर
Right. occupation right now, Right. early childhood educator, right? And EC level आप जैसे आपका one complete हो जाए, so Okay. for example if you were getting paid the minimum wage which is $15 or $15.50, then the government will pay you $4 extra if you are EC level 1, $6 extra if you're EC level 2, like that they have a benchmark कि गवर्नमेंट भी उसमें चाह रही है कि इस चीज में लोग आए. एजुकेट इसी चीज में Yes. पढ़ाई करें. और मतलब अगर हम रेगुलेशंस की बात करें, आपको लगता है कि बहुत हाईली रेगुलेटेड है, इट्स बैड, और इज इट, यू ऑलरेडी टोल्ड इट्स गुड, आई बिलीव सो, राइट, कि इट्स गुड दैट इट्स हाईली रेगुलेटेड. सी जहाँ तक बच्चों की बात है, आई थिंक बच्चे आर द फ्यूचर, राइट. तो आई थिंक उनको उनके ऊपर हम फोकस करें तो उनका वेलबींग, अगर उनका वेलबींग हम ठीक से कर रहे हैं तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट. बिकॉज मतलब माफ़ी चाहूँगी बट जैसे इंडिया में तो हम भी छोटे थे, हमें भी 2-4 थप्पड़ पड़े हैं टीचर से, पर यहाँ पे जैसे आप नहीं कर सकते हैं सर, राइट. इट इज़ कंसिडर्ड ट्रॉमा दैट बच्चे को आप, इट्स कंसिडर्ड चाइल्ड अब्यूज, राइट. सो इन अ वे दैट्स गुड बिकॉज यहाँ पे बच्चे को आप पेरेंट्स भी निश्चिंत होके जा रहे हैं काम पे कि ओके एनीथिंग. लॉट ऑफ डे केयर्स एक्चुअली वो लोग कैमराज लगा के, यू कैन एनी टाइम ऑफ द डे दैट पेरेंट इज चेकिंग. अगर कैमराज नहीं है, जैसे मैं थोड़ा कैमराज के खिलाफ हूँ, तो मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ वही पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे मेरे डे केयर में जा रहे हैं. तो मैं उसमें एवरी डे आई एम पोस्टिंग पिक्चर्स, वीडियोस, कीपिंग देम अपडेटेड. सो इससे पेरेंट को एक लगता है कि ओके बच्चा सिर्फ वहां जाके खा पी सो नहीं रहा है, कुछ सीख भी रहा है. It's almost equivalent to preschool, right? So because I have a child who is not going to preschool because their parents are like it's not feasible for us. So he's still learning the same things here, right? Colors, gross motor skills, alphabets, counting, numbers, everything. So I think and इसमें government भी support कर रही है that आपको हर साल you need 6 hours of professional development as well. So it's not stagnant कि आपने एक बार खोल लिया तो बस हो गया, राइट. हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा अपना लाइसेंस. तो आप अगर वो सर्टेन रूल्स फॉलो कर रहे हो तभी वो रिव्यू किया जाएगा, राइट. एंड इस मामले में कंसल्टेंट्स का बहुत एक गहरा रोल है बिटवीन द डे केयर ओनर्स एंड द गवर्नमेंट. दैट कोई रूल आता है, कुछ हमें मिसकम्युनिकेशन हो, अगर कुछ कंफ्यूजन है, वी गो टू देम. सो दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक द गो बिटवीन द टू पीपल. शरारती बच्चों को कैसे हैंडल करते हो आप? तोड़-फोड़ भी करते होंगे ना काफी? या सो इस चीज में अगर कोई इंटरेस्टेड है अपना डे केयर खोलने में, मैं सजेस्ट करूंगी हैव एवरीथिंग रिटन. सो हैव अ पेरेंट हैंडबुक व्हिच द पेरेंट विल साइन दैट ओके दीज आर आवर रूल्स, स्पेशली फॉर सिकनेस. बिकॉज अगर एक बच्चा बीमार है और वो आ रहा है तो एवरीबडी इज फॉलिंग सिक, राइट. सो आई मीन यू आर ऑल्सो फॉलिंग सिक. सो हमें भी अपना ध्यान रखना है. तो उसमें क्लियरली आप गाइडलाइन, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी मेरे, उसमें मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ द चाइल्ड इज स्नीजिंग और हैज अ रनी नोज, इट इज नॉट क्लियर, लाइक इट इज म्यूकस और कलर्ड म्यूकस, एंड आई हैव टू वाइप इट more than 2-3 times in 15 minutes, then they have to stay home. Or if they have a temperature. And I think most of the parents understand this कि obviously अगर हमारे बच्चे की वजह से कोई बीमार हो रहा है तो it's our responsibility, right? तोड़फोड़ की बात कर रहा था शुभम, वो होता है मेरे घर में. See, general तोड़फोड़ होती है तो वो तो होगी, you cannot avoid it always. But इसमें फिर आपका भी रोल होता है that as an educator आप बच्चे को, मैं बोलूँगी बच्चे बहुत प्यारे हैं. Canadian kids are like very nice and I think हमारे इंडियन बच्चे भी जब उनके साथ घुल मिलते हैं तो जब वो देख रहे हैं कि वो लोग सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं. क्योंकि आई बिलीव देसी बच्चे हमारे थोड़े पैम्पर्ड हैं, थोड़ा बच्चों मॉम डैड से ज़्यादा अटैच्ड हैं, यू नो, उनको सेपरेशन एंजाइटी भी ज़्यादा होता है. लाइक जब नया बच्चा, अगर देसी बच्चा स्टार्ट करता है वो एटलीस्ट 1 महीना रोएगा, यू नो, एवरी डे. कैनेडियन बच्चे थोड़ा, आई थिंक उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है. दे आर, यू नो, उनको पहले ही क्रिब में मूव कर देते हैं. हम लोग थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार करते हैं. तो या सो दैट्स देयर. बट तोड़ फोड़ का जैसे आपने बोला, सो दैट ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ इट, every year आपको एक equipment grant दिया जाता है $3,000. So you can replenish those things which have been like damaged or whatever. But मेरा opinion है कि your assistant and you अब हम predict कर पाते हैं कि ये देख, अब ये बच्चा ये कुछ बदमाशी करेगा या ये कूदेगा, ये ऐसे करेगा. So it's instinctual also that you get to know that what is.
डिस्ट्रैक्शन इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, यू नो, आई थिंक फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो बच्चे को, और अगर आपने एक अपना स्ट्रक्चर दिया है ना डे का, कि ओके अब बच्चा ये करेगा, सिंगिंग ये, तो उन बच्चों को पास टाइम नहीं है जस्ट टू डू सो मेनी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स. बट हाँ, आई मीन इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो बस एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ, किसी के लिए भी कोई खोलना चाहे, आपने डे केयर खोलना है, मैं आया मुझे डे केयर खोलना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है मेरे पास ECE लेवल 1 होना चाहिए. दूसरी रिक्वायरमेंट है मेरे पास एक सर्टेन लोकेशन होनी चाहिए और फिर सर्टेन स्क्वायर फीट. वो स्क्वायर फीट कितना है? सो इट डिपेंड्स कि आप ग्रुप होम खोल लेट्स रहे हो. सपोज हम 8 बच्चों वाला ग्रुप होम खोल रहे हैं. हाँ. तो उसके लिए एटलीस्ट कितना स्क्वायर फीट की आपके पास स्पेस चाहिए? गुड क्वेश्चन, बट एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हमें भी नहीं दिए हैं उन्होंने. आई थिंक दे वांट टू कीप अस इन द मिस्ट्री, बट आई हैव ऑपरेटेड एन अनलाइसेंस्ड डे केयर इन easily you can do like in the basement plus one room of your house. Okay. So that much square footage should be enough. So a basement like considered a dining area, a drawing area, Yeah, and a room. one bedroom. Yeah. एक बेडरूम मैंडेटरी है क्योंकि बच्चे वहाँ पर Nap सोएंगे करेंगे, जाके, राइट. और जो कॉमन एरिया उसमें बच्चे Right. खेल सकते हैं, उनके टॉयज वगैरह Right. पड़ेंगे. तो बेसिकली एक लाइसेंस हो गया. सबसे Right. पहले आपको चाहिए ECE, उसके बाद आपको एक स्पेस चाहिए. उस स्पेस की भी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आई बिलीव, राइट, कि बेसमेंट में विंडोज होनी चाहिए, कुछ Right. होना चाहिए, राइट. या स्पेशली बेसमेंट को लेके मैं बोलना चाहूंगी दैट जब हम भी देख रहे थे डे केयर फॉर माय डॉटर, तो हमने जब कम से कम 6-7 डे केयर देखे थे, साइकोलॉजिकली पीपल डोंट लाइक डे केयर्स इन द बेसमेंट बिकॉज थोड़ा डिंजी होता है. यू फील कि सारा दिन बच्चा लाइक आर्टिफिशियल लाइट में है. But now I think the newer constructions have very airy, they have big windows for the basements as well. And also safety requirements के हिसाब से when you do your fire inspection, that's also one thing which I was coming to, कि you need to clear your fire inspection. So in that you need to have the window for the egress window for the escape. That is mandatory. So, वो yeah. बेसमेंट में एक ऐसी विंडो चाहिए जहाँ से एस्केप कर राइट सके. राइट, ओके. वो जरूरी है. Okay. सो भले आपके बेसमेंट में बाकी बड़े विंडोज है नहीं है, बट दैट शुड बी देयर. एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहाँ से एग्जिट हो सके. Right. दैट्स द ओनली थिंग. राइट, इन केस गॉड Of फॉरबिड ऐसा emergency. कुछ होता है. Okay. एंड स्मोक अलार्म्स शुड बी हार्डवायर्ड, and apart from that, like the electrical sockets and everything should be covered. Okay. So either you have like a plug on top, or you have those ones which cannot which the child cannot fiddle with. And there has to be a washroom. There has to be a washroom also. I mean, ऐसा नहीं हो सकता कि कॉमन ही है घर में आप वो यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता. Parents would also appreciate if you have if you have a separate designated washroom which is not being used by the house members, of course. Right. Okay. And even the washroom should have accessibility because बच्चे छोटे हैं जो टॉयलेट ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, so you need to have like a separate toilet seat for them, maybe with a ladder or whatever, stool in the washroom so that they can wash their hands, separate hand towels or paper towels just to prevent the spread of germs. Right. So all these things, and the cabinets with sharp things, chemicals, etc. should be locked in the sense either you have a lock there or you have something which barricades that. Okay. Yeah. So basically दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन, आपकी पर्सनल सर्टिफिकेशन, Right. और सेकंड एक ऐसी स्पेस जो फायर सेफ्टी पास कर जाए, Right. और एक इनफ एरिया स्पेस हो, और एक Right. बेडरूम हो जहाँ पे बच्चे And nap ले also सकें. police verification for all the members Living in the living in the house, whether they are involved in the daycare or not involved in the daycare. Okay. Okay. मैं सर्टिफिकेशन की बात करूँ पिया, अगर जैसे आप आए थे, आपने 2 साल का प्रोग्राम नहीं किया सियास में, Right. आपकी I was इंडिया lucky. से बीएड थी, Right. तो वो आपकी यहाँ पे ट्रांसलेट हो गई थी इनटू दी ECE. तो अगर किसने इंडिया से बीएड किया उसके वो मतलब क्या उसका Yeah, so he can directly come here and वेस्ट से अपना कोर्स बाय कोर्स असेसमेंट कराएंगे. तो जब आप पीआर के लिए आते हैं तो आप कोर्स बाय कोर्स नहीं करते, आप नॉर्मल एक असेसमेंट Degree कराते हो, assessment राइट. कराते हैं. सो यहाँ पे आपका ऑलरेडी वेस्ट प्रोफाइल बना होगा, उसमें बस आप ऐड करोगे कोर्स बाय कोर्स का. और मोस्टली जिन्होंने भी बीएड करी है उनको ECE लेवल 1 तो मिल ही जाता है बिना किसी बिना exam किसी के, कुछ भी. एग्जाम और किसी उसके. Okay. इनफैक्ट आई नो अ पर्सन जिन्होंने बीएड किया था 2 साल का और एक नर्सरी डिप्लोमा किया था, उनको ECE लेवल 2 दिया गया. सो इट डिपेंड्स विच यूनिवर्सिटी एंड व्हाट कोर्स व्हाट ड्यूरेशन यू हैव डन. So, but any BEd will translate at least to an ECE level 1. So I think even that is a good thing for people back home who have a BEd, because
आपका टाइम भी बच रहा है और एक तरीके से यू आर जस्ट कमिंग रेडी टू वर्क. तो प्रिया जी, ये इस बिज़नेस की अगर बात करें, ये प्रॉफिटेबल है या मतलब सेटिस्फाई हो आप ये अपना डिसीजन आपने जॉब से इसमें आए? I think I am very satisfied, but it also has to do with your background. कि मुझे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन इसलिए भी है बिकॉज मैं इस लाइन से हूँ तो मुझे इतना टीडियस नहीं लगता. बट डेफिनेटली जैसे आई थिंक वंस आई एम ग्रोइंग ओल्डर तो मुझे पता नहीं कि मैं बिकॉज इट्स अ फिजिकली ग्रोलिंग जॉब, तो आप फिजिकली मेंटली अगर उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो. थोड़ा मोनोटोनस भी है बिकॉज सी आप सुबह 7:30 से लेकर 5 बजे तक यू आर एट होम, एंड इवन इफ यू आर विद किड्स for all their love and for all their innocence, it's a lot of you have to be on alert mode all the time. If I'm taking them to the park, हर वक्त हम वो काउंटिंग कर रहे होते हैं कि इतने बच्चे हैं, ये यहाँ. So it's each to their own. But हाँ, मेरे लिए it's been a blessing because I've seen my kids growing up with these kids and उनको भी एक sense of they don't have a dearth of friends. उनको उसी में वो खुशी मिल रही है, राइट. घर बैठे उनको फ्रेंड्स मिल रहे हैं. साथ में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ड्यूरिंग वेरी डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो आई हैव बीन एबल टू आस्क देम फॉर हेल्प, इवन फाइनेंशियल हेल्प. सो दे हैव बीन गुड. क्योंकि जब मैं अनलाइसेंस चला रही थी तो आई वाज चार्जिंग $800 अ मंथ, राइट. तो हर किसी के लिए वो देना मुमकिन नहीं है, बट उन्होंने 1 साल वो दिया. और ये भी मैं बताना चाहूँगी, अगर आप अनलाइसेंस से लाइसेंस की तरफ जा रहे हो तो जितना भी पैसा जो आपके साथ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं उनको गवर्नमेंट वापस देती है. सो दैट्स अनदर बिग थिंग टू कंसिडर. So all the money. Not all the money, like if you paid 800 per month, so वही उसमें से 200 काट के 600 पर महीने का वो वापस. For all the duration of. For all the duration, अगर आप 5 महीने 6 महीने रहे and all that. And since हमने rented house में चलाया तो रेंट को काट के भी, असिस्टेंट का सैलरी निकाल के भी you can save some good amount. But बिजनेस का थोड़ा डिसएडवांटेज है, जैसे मेरे को अपना CPP, अपना ये जितना भी जो आप एक जॉब में आपका टैक्स पूरा वो इज टेकन केयर ऑफ बाय देम, वो मुझे खुद करना पड़ता है, राइट. सो बट आई थिंक दैट्स अ स्मॉल इनकन्वीनियंस विच यू कैन बेयर विद. एंड बेस्ट पार्ट हैज बीन कि स्पेंडिंग टाइम विद माई किड्स हैज बीन द बेस्ट. बिकॉज अगर मैं दिन में उनके लिए प्लान करती हूँ कुछ, कि जैसे मान लो हमने साइंस एक्सपेरिमेंट किया, ये वो मैं देखती हूँ मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. दे ऑल्सो लाइक टू, उनमें एक वो लीडरशिप स्किल है कि लेट अस ऑल्सो सी, आई वांट टू डू दिस वट एवर. सो इट्स बिन अ गुड जर्नी. सो इफ यू आर स्मार्ट अबाउट इट, येस यू कैन सेव फ्रॉम दिस. बिकॉज मैं बताना चाहूँगी दैट वी बिकेम अ सिंगल इनकम हाउस होल्ड फॉर अ वाइल because my husband wasn't able to find a job in his field, so he became my assistant. So in a way that I saved that money, and मैंने इसी business से सिर्फ save करके I have put the down payment for my house and we were able to buy a house, like not a very big house but affordable. हम कर पाए उस चीज़ को. So it depends on person to person. People have been smart enough, लोगों ने इस business से अपने आप को पूरा sustain किया है. So it's not impossible. साथ में जॉब में जो instability, अभी job market has not been great. तो आई थिंक rather than doing सर्वाइवल जॉब जिसमें आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, इस चीज़ में एटलीस्ट आप अपना बेस बना रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बिजनेस. आई कैन प्राउडली से दैट इट्स बीन गुड फॉर मी. सो बेसिकली कोई भी अपना डे केयर खोलना चाहता है, बस एक चीज़ याद रखे, लाइसेंसिंग करवा ले, एजुकेशन पूरी कर ले, पैसे बन जाएंगे, राइट. बट इट्स नॉट एन ईजी जॉब. हाँ, it's not an easy job. Like you need to have a lot of patience. Because जैसे आपने बोला, कुछ दिन ऐसे आएंगे, कुछ moments ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा उफ, It's not an easy money scheme. Yeah, it's not like कि घर बैठे बैठे आप पैसे मिल गए, right? This is not like trading, stock trading or something कि आप कंप्यूटर पे बैठे 4 बटन दबाए और आपके पैसे बन गए. No, it's very much a human involved. Like parents से भी आपको एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा तभी. Like this is a job which is based on word of mouth. आप कितनी भी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कर लो, यू मे हैव द फैंसीएस्ट टॉय, बट इफ योर बिहेवियर इज नॉट राइट, or if because we heard from somebody about certain daycares ki they force them to sleep or they do more of screen time, बाहर नहीं लेके जाते और सारा दिन like TV के सामने बैठे हुए हैं, तो obviously you don't want that.
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर डे केयर का एक इमेज बन जाता है कि यहाँ पे ठीक से रखते हैं, पीपल आर फ्रेंडली व्हाटएवर. तो you have to obviously work on that. Yeah. And follow the rules, of course. Don't try to cut corners because end में वो भारी पड़ेगा. So to all the viewers, if anybody is looking for a spot or needs even part-time care, casual care, or just summer vacation care, they can contact me. We are based in Arcadia Drive in the East Saskatoon. We also have a registered wait list. So in case you're not looking for an immediate spot but want care later, let's say in 2027 or maybe whenever, so even then you can contact us and we'll put you on a wait list and contact you if and when a spot opens up. Thank you so much. Thank you very much, Priya, for coming in Thank today. you. It was Thank very you for informative. calling me. And I hope this will be helpful for anybody who's looking to build a business for themselves and also spend quality time with their family, because हम कनाडा में आके ये भूल जाते हैं. Okay. थैंक यू. Thank you.